और हरियाणा चुनाव से ही जुड़ी बड़ी खबर, आज कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह का वादा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जो कि इस घोषणा पत्र में है। महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा है। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का भी इस घोषणा पत्र में वादा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, ये भी इस घोषणा पत्र में जिक्र इसका हो सकता है। तो ये बड़े वादे हैं जो इस घोषणा पत्र में सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी ये इसकी पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हो सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपये, महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा, ये वादे हैं। और एमएसपी की कानूनी गारंटी, ये तमाम वादों की बात हो रही है इस घोषणा पत्र में। और मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अतुल, क्या खबर है इस घोषणा पत्र के बारे में? क्योंकि काफ़ी इंतज़ार था हरियाणा में, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन चलाया है। अब एक किरण देख रही है कांग्रेस पार्टी के शायद उनकी सरकार बने, शायद उनको कामयाबी इस बार हरियाणा की जनता दे, तो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी कांग्रेस। बिल्कुल सही कहा बोला आपने कि कोई कोर कसर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी। और वो पार्टियां जो कि सत्ता से दूर हैं तो उनके अंदर बेताबी ज्यादा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार, जैसा आप भी दर्शकों को बता रहे हैं, कि वो एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि हाँ, अब कम से कम हमारी सत्ता में वापसी की राहें आसान हो जाएंगी। वो अलग बात है कि जनता का विषय होता है, जनता पे हमें छोड़ना चाहिए, जब वो परिणाम देंगे तो उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद जो है वो जरूर पार्टियों को होती है, तो यहाँ पर घोषणाओं के जरिए उस उम्मीद को और ज्यादा शबाब पर ले जाएं, परवान चढ़ाएं, ये उनके अपनी खुद की भी उम्मीद होती है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था, कई वादे, कई घोषणाएं की गई थी। और उसके बाद अब जब प्रदेश की सरकार चुनने का मौका है तो वहां पर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार से लेकर बहुत सारे ऐलान किए जा रहे हैं। गुजारा भत्ते से लेकर उनको कैसे और आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, ये सारी घोषणाएं हैं। किसानों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उस मुद्दे को भी जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक उनको दिखाई देता है। वादा कितना पूरा होगा बाद में, ये तो सरकार बनने के बाद ही तय होता है या फिर दिखाई देता है, लेकिन वादा किया जरूर जाता है। कल चूंकि अमित शाह, जो कि अब चुनावी रैली का आगाज हरियाणा में आज से करने जा रहा है, कल बीजेपी का मैनिफेस्टो वो भी जारी करेंगे। तो उसके पहले कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो मंथन चिंतन का दौर था वो पूरा कर चुकी है। और बहुत संभव आज मैनिफेस्टो कांग्रेस का आ जाएगा। और वही मोटी मोटी बातें जो अपने दर्शकों को आपने बताया कि किस तरीके से, अच्छा, एक एक करके अगर हम आए तो कितनी कन्विंसिंग रहेंगी ये इस चुनाव में? वृद्धावस्था पेंशन है, 6,000 रुपये करने की बात है, महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात है, 500 रुपये का सिलेंडर करने की बात है, या एमएसपी पर एक गारंटी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, इस तरह की बातें। तो ये हरियाणा के लिहाज से कितनी अपीलिंग रहेंगी? देखिए, अगर महिलाओं को पैसा देने की बात है तो महिलाओं को आकर्षित करने का ये दांव मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कांग्रेस ने पहले चला था, लेकिन बीजेपी ने उस दांव पर अपना दूसरा दांव चला, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और वो जो वोट टर्म था महिलाओं का 3% के आसपास, वो साफ तौर पर परिणाम में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहा। ठीक वैसे ही जब महिलाओं को फिर से एक बार लगेगा कि हाँ, कांग्रेस आएगी और मैं 3,000 रुपये महीने मिलेगा, तो शायद वो वोट में तब्दील हो जाए, ये उम्मीद करके पार्टियां ऐसी घोषणाएं करती हैं। जब एमएसपी पे कानून की बात होती है तो मामला केंद्र का होता है, लेकिन इसके पहले बीजेपी ने 14 से 24 फसलों पर एमएसपी का वादा हरियाणा में कर दिया। और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों को जवाब भी दे रही है। तो आपके पास कितने अधिकार है कि कानूनी तौर पर आप एमएसपी को लेकर ऐलान कर सकते हो? वादा तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐलान सरकार बनने के बाद कैसे कर पाओगे, ये एक विषय होता है जो कि आम चर्चा में होता तो है कि चर्चा उस पर की जाती है, लेकिन उसके तकनीकी पहलुओं को लोग नहीं समझते हैं। तो ये वादा भी उनका रहेगा मजबूत। उसके साथ साथ जो सिलेंडर का आपने जिक्र किया, तो वो 500 में देने की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे, और बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 500 में हम दे रहे हैं। तो वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरार है। दूसरे जो दल हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ लुभावने वादे हैं, हम आएंगे तो हमारा वादा पूरा होगा, हर हाल में होगा, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बसपा और इनेलो गठबंधन की पार्टी हो, या फिर जजपा और आजाद पार्टी। लेकिन
कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है और वो इस उम्मीद में बैठी है कि हमने लोकसभा में अच्छा परिणाम दिया तो इन वादों के आधार पर हम यहां इस विधानसभा में भी बेहतरीन परिणाम अपने पक्ष में लाने में सक्षम होंगे। और उसी के इर्द गिर्द ये वादे होते हैं। ओपीएस का मामला बहुत बड़ा है अपने आप में, बीजेपी ने उस पर काम भी किया लेकिन इसको एक मुद्दा बड़ा बनाया गया है। पोर्टल जो कि बीजेपी सरकार के दौर में शुरू कराई गए तमाम जो विभाग हैं उनको पोर्टल से जोड़ा गया, ये भी उनके चुनावी वादे में है कि हम आएंगे तो पोर्टल से निजात दिलाएंगे। तो मोटे मोटे ये वादे हैं जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। अब जनता उस वादे को कितना तवज्जो देती है ये तो इसका इंतजार वादों होगा। की बात हो गई, ये तो वादों की बात हो गई, लेकिन अतुल ये बताइए जमीनी जो राजनीति है उसके तकाजे क्या हैं? क्योंकि इस समय जो मुकाबला चल रहा है बड़ा दिलचस्प है हरियाणा में, क्योंकि जेजेपी ने अपना अलग गठबंधन किया आज़ाद समाज पार्टी से, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हालांकि ये गठबंधन उसका आम आदमी पार्टी से नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर चुनाव 90 सीटों पर लड़ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें फ़िलहाल तो नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अभी जो असर होता है और पूरे भारत में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये वादे तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कास्ट इक्वेशन को साधना। कि वहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी तक दोनों दलों में किस तरह का एक रस्साकशी चल रही है, कास्ट इक्वेशन को लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है? देखिए, हरियाणा में भी जो जातिगत फैक्टर है, कास्ट इक्वेशन है, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और इस बार बीजेपी ने जहां जाटों से अलग हटकर बाकी जितनी जातियां हैं उन पर फोकस अपना किया, उसी के इर्द गिर्द बदलाव भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी कर दिया, अलग अलग पदों पर भी बिठाया गया। तो हर एक समाज को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो जाट चेहरा भी उनके पास है, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट के तौर पर और बाकी 36 बिरादरियों का भी वो जिक्र करते हैं कि हमने उनको भी सीट के हिसाब से कहां पर कितने वोट किस जाति के हैं उसके हिसाब से हमने कैंडिडेट चयनित किया है। लेकिन जो आपने कहा कि असल में जमीन की हकीकत क्या है, मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताता हूं। कल मैं गुरुग्राम में था और वहां पर किस्सा कुर्सी करने के दौरान जब हम लोग पार्टी के प्रवक्ताओं से चर्चा कर रहे थे और सामने जनता बैठी थी, एक महिला थी, उस महिला से मैंने पूछा कि भैया आपका किससे सवाल है और क्या मुद्दे हैं। उन्होंने बीजेपी के जो वहां पर प्रवक्ता खड़े थे उनका नाम लेकर कहा कि मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूं, पार्टी की कार्यकर्ता हूं या फिर बीजेपी की समर्थक हूं, लेकिन मेरी नाराजगी है क्योंकि इस वक्त गुरुग्राम के तमाम इलाकों की स्थिति बड़ी बदतर है। पानी की समस्या है, पीने के पानी की, उसके अलावा सीवरेज कई जगहों पर उफान पर है, उसकी वजह से गंदगी है, बीमारी है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो आप जमीन की स्थिति को समझिए कि बीजेपी की कार्यकर्ता और समर्थक होने के बावजूद वो बीजेपी से नाराजगी खुलकर सामने जाहिर कर रही है, लेकिन ये कहते हुए कि हम हो सकता है कि कांग्रेस के पास भी न जाएं, कांग्रेस को भी वोट न करें, हम अपने कैंडिडेट को देखेंगे। अब वो कैंडिडेट निर्दलीय भी हो सकता है, वो कैंडिडेट किसी और पार्टी का भी हो सकता है। ठीक ऐसी स्थिति मैंने और भी लोगों से जब बात की तो उनको भी सुनने के बाद दिखाई दिया कि बहुत सोच समझकर फैसला करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि धुर समर्थक होते हैं, बिल्कुल एक तरीके से आजकल कहा जाता है कि अंधभक्त होते हैं। मैं उस चीज को वहां पर नहीं महसूस कर पाया। कुछ समर्थक जरूर होंगे, लेकिन तमाम जो लोग थे वो अपने स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही चुनाव चाहते थे और उनकी नाराजगी अपनी पार्टी से भी थी। पुरानी पार्टी जो सत्ता में थी उनको भी वो कह रहे थे कि ये आएंगे तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो नया विकल्प तलाशने के लिए भी कुछ लोग इस वक्त मौका देख रहे हैं। तो जमीन की जो हकीकत है बड़ी हिडन है। हाँ, लहर की बात कांग्रेस कह सकती है, बीजेपी कह रही है कि आप परिणाम आने दीजिए, देखिए फिर से क्या होगा, तीसरी बार हमारी सरकार होगी। और गठबंधन के साथी जो क्षत्रप पार्टियां हैं या आम आदमी पार्टी, इनका दावा है कि हो सकता है कि हम पूरी तरह से ऐसी सीट ना ला पाएं। हालांकि दावा कर रहे हैं कि हम ले आएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर नहीं भी ला पाए कि हम बहुमत तक पहुंच जाएं तो हमारी भूमिका किंग मेकर की होगी, क्योंकि हमने त्याग किया है किसानों के लिए, हमने सरकार से त्याग किया है, जजपा का ये दावा है। तो ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल के अपने अपने स्थानीय मुद्दे हैं और उन्हीं जमीनी मुद्दों के इर्द गिर्द जो जनता है वो अपना वोट कास्ट करने का मन बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें 0.48% आम आदमी पार्टी को वोट मिला था। जेजेपी की इस बार क्या भूमिका रहने वाली है, क्या लग रहा है आपको ग्राउंड पर? देखिए, जेजेपी जब चुनाव में उतरी थी एक पार्टी के तौर पर, उसके बाद उनका जो वोट परसेंट था वो इनेलो और आम आदमी पार्टी से कई गुना ज्यादा हुआ और उसी का अंतर था कि उनको सत्ता में जाने का मौका भी मिला। लेकिन उसके बाद जब वो सत्ता से अलग होते हैं, इस बार लोकसभा के चुनाव में जो उनका आउट ऑफ टर्न वोट का परसेंटेज है वो उनके लिए बड़ा चिंताजनक है। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि हमने चूंकि सत्ता त्याग कर दी थी, इस बात को जनता समझेगी, लेकिन उनको ये जवाब भी देना होगा कि 4.5 साल तक आखिर जनता की याद क्यों नहीं आई आपको। और अब अगर एक नया इक्वेशन लेकर आप आ रहे हैं तो ऐसा ठीक
पहले से इक्वेशन बसपा और इनेलो के गठबंधन का है। तो वहां पर भी बसपा एक ऐसी पार्टी जो कि दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, उस पार्टी की प्रमुख नेता मायावती, तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में मजबूत हो सकता है। और इनेलो जो कि पुरानी पार्टी है, 20 साल से सत्ता में तो नहीं है, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम बदलाव करके रहेंगे और गांव-गांव में इस वक्त इनेलो मजबूत है। तो जजपा के लिए ना सिर्फ चुनौती है कि अपना वोट परसेंट बढ़ाएं और कुछ परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो ताकि उनकी एक झलक बनी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट को अगर हम दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट से देखें तो चंद नामों को अगर छोड़ दें तो बहुत ज्यादा मजबूती हर जगह पर नहीं दिखती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये अभी चुनाव का समय है, जनता का मूड क्या है, जितना मैं आप लगातार कि जनता नजर बनाए रखें, बदलाव तो चाहती है, लेकिन अपने मुद्दों के आधार